प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? हमारा परिवेश की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश में कक्षा 4 के पाठ 7 जंतुओं में अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। आज का पाठ में हम जानेंगे कि अनुकूलन किसे कहते हैं और अनुकूलन की उपयोगिता, जंतुओं के विभिन्न वास स्थान एवं उनमें पाए जाने वाली विभिन्नताएं, स्थल पर रहने वाले जंतुओं के बारे में बात करेंगे और शेर तथा हिरण की शारीरिक संरचना के बारे में भी मालूम करेंगे। इसके बाद जलीय जंतुओं के बारे में बात करेंगे, मछली की संरचना के बारे में बात करेंगे, मेंढक तथा बत्तख के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद हम मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के बारे में बात करेंगे, वायु में उड़ने वाले जंतुओं के बारे में और उनकी संरचनाओं के बारे में, विभिन्न पक्षियों और उनके घोंसलों तथा घोंसलों को बनाने में प्रयुक्त सामग्री के बारे में भी बात करेंगे। बच्चों, आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक जंगल में तालाब के किनारे 3 दोस्त बैठे थे। तीनों दोस्त बड़े आराम से बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक शिकारी आ जाता है। वह उनका शिकार करना चाहता था। शिकारी को आता देखकर तीनों दोस्त खतरे को भांप जाते हैं और तुरंत ही वो अपनी अपनी शारीरिक संरचनाओं का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल लेते हैं। जैसे पहला दोस्त तुरंत ही तालाब में छलांग लगा देता है क्योंकि वो जल में आसानी से रह सकता था। दूसरा अपने शरीर के रंग की तरह की ही झाड़ी को देखकर उस झाड़ी में छिप जाता है। और बचा तीसरा, तो तीसरा उड़ना जानता था, तो वो तुरंत ही उड़कर दूर के एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। तो इस तरह तीनों ही लोग अपनी समझदारी का परिचय देते हुए जान बचा लेते हैं। तो बच्चों, हमारे सभी के शरीर में भी इस तरह की कुछ शारीरिक संरचनाएं होती हैं जिनका उपयोग करके हम अपने जीवन को आसान बनाते हैं और हम अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। इस तरह अपने आप को अपने आसपास के परिवेश के हिसाब से समायोजित करना ही अनुकूलन कहलाता है। तो आज के हम इस पाठ में अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पाठ है जंतुओं में अनुकूलन। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। वो उड़ने वाले जंतु भी हो सकते हैं, पानी में तैरने वाले भी हो सकते हैं और जमीन पर चलने वाले भी हो सकते हैं। तो आइए हम इस पाठ के बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। हम सभी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं रहते हैं। इसी तरह बाकी सभी जंतु भी कहीं ना कहीं घर बनाकर रहते हैं। जंतु जहाँ पर रहते हैं उसको उनका वास स्थान कहते हैं। जैसे शेर, आपको पता है ना कहाँ रहता है? गुफा में। बिल्कुल सही। और चूहा कहाँ रहता है बच्चों? बिल में। इसी तरह जो उड़ने वाले जंतु होते हैं वो ज़्यादातर पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते हैं। हम लोग भी अपने अपने घरों में रहते हैं ना, तो ये सभी हमारे वास स्थान होते हैं। अब हम ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ पर हमें पर्याप्त सुरक्षा, भोजन की उपलब्धता, प्रजनन में आसानी और हमें अनुकूल वातावरण मिलता है। वास स्थान के आधार पर हम जंतुओं को 4 भागों में बांट सकते हैं। में पहला है थलचर। थलचर को अंग्रेजी में टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं। जो जंतु जमीन पर रहते हैं या स्थल पर रहते हैं उनको हम थलचर कहते हैं। जैसे हाथी, शेर, बंदर, जिराफ आदि, ये सभी थल पर रहने वाले जंतु हैं। दूसरे हैं जलचर यानी एक्वेटिक। जल में रहने वाले जंतुओं को हम एक्वेटिक एनिमल भी कहते हैं। जैसे मछली, कछुआ आदि। तीसरे जंतु हैं हमारे नभचर यानी आकाश में उड़ने वाले। इनको अंग्रेजी में एरियल एनिमल भी कहते हैं, जैसे तोता, चील और बहुत सारी चिड़िया हैं। और सबसे अंत में है उभयचर। उभयचर वो जंतु होते हैं जो जमीन पर और पानी पर दोनों ही जगह रह सकते हैं, जैसे मेंढक, कछुआ आदि।
ये सभी जंतु अपने अपनी शारीरिक संरचनाओं के हिसाब से अनुकूलित होते हैं और उन शारीरिक संरचनाओं का उपयोग अपने जीवन को आसान बनाने के लिए करते हैं। तो जब कोई जीवधारी अपने आप को वातावरण के हिसाब से समायोजित कर लेता है तो ये घटना अनुकूलन कहलाती है। प्रत्येक जंतु में अनुकूलन के लिए कुछ विशिष्ट शारीरिक संरचनाएं होती हैं। जैसे मछली में सांस लेने के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। मछली जल में रहती है और जल में वो गलफड़ों से सांस लेती है। इसी तरह पक्षियों में उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं। पंखों की सहायता से पक्षी आकाश में बहुत ऊंचा उड़ लेते हैं। मछली में आपने समझ लिया, इसी तरह से आपने पक्षियों में भी समझ लिया। मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं में भी इसी तरह अनुकूलन पाया जाता है। जैसे ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं और वो इन गद्दीदार पैरों की सहायता से मरुस्थल में बहुत तेजी से दौड़ लगा लेते हैं। जीवों में निम्नलिखित कारणों से अनुकूलन होता है। अनुकूलन होने के बहुत से कारण होते हैं। जैसे भोजन की उपलब्धता। भोजन की उपलब्धता हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने कभी बंदर को देखा है? बंदर एक साथ आपसे खाने को झपट कर ले जाता है और वो तुरंत उसे मुंह में रख लेता है। उसके गले में एक थैली होती है, वहाँ ये खाना इकट्ठा हो जाता है। वहाँ से फिर बाद में ये धीरे धीरे उस खाने को उपयोग में ले आता है। इसी तरह आपने गाय और भैंस को भी जुगाली करते हुए देखा होगा। वो भी उनका एक तरह का अनुकूलन ही है। पहले वो खाने को या जो चारा खाते हैं उसको सीधा अंदर निगल जाते हैं। वो उनके आमाशय के पास एक थैली नुमा रचना में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जब वो आराम कर रहे होते हैं तो उस भोजन को धीरे धीरे उपयोग में लाते हैं और हमको वो जुगाली करते हुए दिखाई देते हैं। एक प्रक्रिया और भी है, इसको हाइबरनेशन कहते हैं, यानी शीत निष्क्रियता। जाड़ों में बहुत से जंतु जैसे सांप, छिपकली, चूहे आदि सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, यानी गहरी नींद में चले जाते हैं। वो लेकिन पहले से ही भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं। शीत निद्रा के समय उनके हृदय की धड़कन भी कम होती है और उनकी श्वसन की दर भी बहुत कम होती है। वो खाने को बहुत ही कम उपयोग में लाते हैं और जब उनके अनुकूलित वातावरण हो जाता है, यानी ठंड कुछ कम हो जाती है, तो वो दोबारा जागकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा वातावरण। वातावरण भी हम अनुकूलन के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कुछ पक्षी माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन यानी प्रवासन, एक जगह से दूसरी जगह वो उड़कर आते हैं। वो पूरे झुंडों में, पूरे बड़े दल के साथ एक जगह से दूसरे जगह, कभी कभी एक देश से दूसरे देश में आते हैं। जब वहाँ उनको भोजन की कमी होने लगती है और दिन छोटा होने लगता है तो वो दूसरे ठंडे प्रदेशों में उड़कर आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ महीने गुजारकर वापस अपने देश या अपनी जगह चले जाते हैं। जैसे ज़्यादातर भारत में सितंबर और अक्टूबर में प्रवासी पक्षी आते हैं और वापस जाने का समय इनका मार्च और अप्रैल होता है। इसी तरह तीसरा पॉइंट है प्रजनन। अपने जैसे ही जीवधारियों को पैदा करना प्रजनन कहलाता है। तो यह प्रजनन भी अनुकूल वातावरण पर ही निर्भर करता है। यदि जीवधारियों को अनुकूलित वातावरण मिलेगा तो वो आसानी से प्रजनन कर पाएंगे। और सबसे अंत में है शत्रुओं से रक्षा। जैसा मैंने आपको शुरू में एक घटना बताई थी, उसमें तीनों दोस्तों ने ही शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अपने अनुकूलन का इस्तेमाल किया था। गिरगिट भी रंग बदल लेता है और आसानी से अपने रंग जैसे पत्तों में दुश्मनों से या शत्रुओं से रक्षा करने के लिए छिप जाता है। इसी तरह खरगोश का बहुत हल्का शरीर होता है और फुर्तीला भी होता है, तो खरगोश तुरंत ही दौड़कर अपनी जान बचा लेता है। इसी तरह बहुत से छोटे छोटे जंतु भी आसानी से झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचा लेते हैं।
अब हम इन सभी जंतुओं के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जल में रहने वाले जंतुओं के बारे में। जल में जो भी जंतु रहते हैं उनको हम जलीय जंतु कहते हैं, जैसे बत्तख, मछली, समुद्री घोड़ा, ऑक्टोपस, मगरमच्छ आदि। इन सभी जलीय जंतुओं का शरीर धारा रेखित होता है। धारा रेखित शरीर इनको तैरने में सहायक होता है। बच्चों, धारा रेखित शरीर को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आपने नाव तो देखी होगी। नाव का आगे का सिरा और पीछे का सिरा, दोनों सिरे नुकीले होते हैं और बीच का हिस्सा इसका चौड़ा होता है। तो इस तरह की आकृति जिसमें आगे और पीछे के शरीर नुकीले हों और बीच का हिस्सा चौड़ा हो, वो धारा रेखित कहलाता है। जिस तरह नाव धारा रेखित होती है, उसी तरीके से हवाई जहाज भी, बच्चों आपने काफ़ी देखा होगा उड़ते हुए, ये भी धारा रेखित आकृति का ही होता है। इसमें भी आगे और पीछे का सिरा हमारा चपटा या नुकीला है और बीच का हिस्सा चौड़ा होता है। आपने मछली को तैरते हुए देखा होगा। मछली किस तरीके से तैरती है और जल में रहने के लिए किस तरह से अनुकूलित है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हम अब मछली में अनुकूलन पढ़ते हैं। ये आपको एक मछली का चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये मछली का मुख है, मुंह है, ये मछली की आँख है। इधर मुख से आगे ये गलफड़े, जिनको अंग्रेजी में गिल्स भी कहते हैं। ये ऊपर नीचे मछली के पख और अंत में मछली की ये पूंछ है। मछली मुख के द्वारा पानी को अंदर लेती है और जब मुख के द्वारा पानी अंदर जाता है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को गलफड़े, गिल्स सोख लेते हैं। इस तरह मछली श्वसन करती है। मछली पख और पूंछ की सहायता से अपने शरीर को संतुलन बनाती है और आसानी से मुड़ती और तैरती है। पख पतवार की तरह कार्य करते हैं। जैसे नाव में पतवार होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने नाव को पानी में दिखाया और ये इसकी पतवार है। जब मैं इस पतवार को, इसमें नाव को चलाऊंगा तो नाव आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से मैं दूसरी नाव को भी इसमें डालकर चला देता हूँ। इस तरीके से नाव हमारी आगे बढ़ जाती है जब पतवार का इस्तेमाल करते हैं। हम और भी नावों को तैरा सकते हैं। आपने भी बारिश के समय में बहुत नावें तैराई होंगी। आपने नाव तैराई है ना। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जैसे आपको ये मेरे हाथ में ये कोई वस्तु है, अगर ये इसका सिरा चौड़ा है तो जब इस चौड़े वाले सिरे को हम पानी में आगे बढ़ाएंगे तो पानी का दाब ज़्यादा होगा और आपको कठिनाई होगी। वहीं अगर ये सिरा मैं नुकीला कर दूं, आप देख रहे हैं ये सिरा काफ़ी नुकीला है, जब इस नुकीले सिरे में मैं पानी में आगे बढ़ाऊंगा तो ये आसानी से आगे बढ़ जाएगा। तो यही हमारा सही से असली रीज़न है, असली कारण है कि हम धारा रेखित शरीर वाले सभी जीव जंतु पानी में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो चपटा या नुकीला शरीर होता है वो पानी को चीरकर आगे बढ़ जाता है और इस तरह उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती। यदि मैं इस नाव की जगह पानी में कोई चपटी चीज़ जैसे माचिस की डिब्बी को तैराना चाहूँ तो क्या वो भी इतनी आसानी से तैरेगी? आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, वो इतनी आसानी से नहीं तैर पाएगी क्योंकि उसका आगे का और पीछे का सिरा चपटा नहीं है। मछली को अगर हम जल से बाहर निकाल दें तो क्या होगा, आप बता सकते हैं?
बिल्कुल सही, वो जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि वो पानी में रहने के लिए ही अनुकूलित है। यदि उसको जल से बाहर निकालेंगे तो वो वायु में घुली हुई ऑक्सीजन को नहीं सोख पाएगी और वो मर जाएगी। अब हम बत्तख के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बत्तख भी जल में रहने वाला जंतु है। बत्तख और मेंढक दोनों जल में बहुत ही आसानी से रह लेते हैं, इनको जल में कोई भी दिक्कत नहीं होती। जबकि हम अगर थोड़ी देर भी पानी में रहें तो हमें परेशानी होने लगती है, हमारे हाथ और पैरों की त्वचा सिकुड़ जाती है क्योंकि हम जल में रहने के लिए अनुकूलित नहीं हैं, जबकि सभी जलीय जंतु जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जल में रहने वाली जो बत्तख है, इसके पैरों में जाल पाया जाता है। एक उंगलियों के बीच में झिल्ली नुमा रचना होती है, आपको इस चित्र में और भी आसानी से दिखाई देगी। तो इसकी उंगलियों के बीच में आपको ये जाल नुमा या झिल्ली नुमा रचना दिखाई दे रही होगी। इसी को पाद जाल कहते हैं। ये पाद जाल पतवार की तरह कार्य करता है। जैसे मैंने अभी आपको नाव की ये दिखाई थी ना पतवार, हाँ, ये पतवार की तरह ही इसको तैरने में सहायक होता है। आप और भी देख सकते हैं, पतवार की तरह ये आगे इनका शरीर धारा रेखित होता है, तो ये आसानी से आगे बढ़ जाता है। इसी तरह मेंढक के पैरों में भी पाद जाल पाए जाते हैं। और मेंढक तो आपको पता है कि उभयचर जंतु है, तो ये जल के साथ साथ थल पर यानी जमीन पर भी रह सकता है। जमीन पर ये फेफड़ों से सांस लेता है और जब जल में जाता है तो अपनी त्वचा से सांस लेता है। अब हम स्थल पर रहने वाले जंतुओं के बारे में बात करेंगे। जमीन पर रहने वाले सभी जंतु स्थलीय जंतु कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, गाय, बकरी, शेर, हिरन आदि, ये सभी हमारे स्थल पर रहने वाले जंतु हैं। स्थल पर अलग अलग तरह के वास स्थान पाए जाते हैं, जैसे घास के मैदान, जंगल, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र आदि। हम सबसे पहले मैदानी भाग में रहने वाले जंतुओं के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों, क्या होगा यदि सभी घास के मैदान समाप्त हो जाएं? तो शेर क्या जीवित रह पाएगा? शेर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंतु है। ये हिरन को अपना शिकार बनाता है। इसके लिए इसमें कुछ विशेष शारीरिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे इसके आगे के नाखून और दांत काफ़ी नुकीले होते हैं। नाखून तथा पंजे काफ़ी नुकीले होते हैं, जिनकी सहायता से ये शिकार को पकड़ता है। इसका मटमैला शरीर इसको झाड़ियों में छिपाने में सहायक होता है, जिससे ये अपने शिकार को छिपकर आसानी से पकड़ लेता है। हिरन भी एक स्थल पर रहने वाला जंतु है। हिरन के मजबूत दांत होते हैं, जिनकी सहायता से कठोर तनों को भी आसानी से चबा लेता है। इसके अलावा इसके सिर पर स्थित आँखें इसको दूर दूर तक देखने में सहायक होती हैं और ये खतरे को भांपकर आसानी से भाग जाता है। इसकी तेज गति भी इसको भागने में सहायता देती है। अब हम मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे जंतु जो रेतीले जगह या रेगिस्तान में मरुस्थल में रहते हैं, वो मरुस्थलीय जंतु कहलाते हैं। जैसे छिपकली, चूहा, ऊंट, सांप, मकड़ी आदि। ये सभी जंतुओं की त्वचा मोटी होती है, जो शरीर से पानी के ह्रास को रोकती है, यानी पानी की कमी को रोकती है। सभी तरह के सर्प, मकड़ियाँ, चूहे आदि विभिन्न प्रकार के छिद्रों, दरारों, चट्टानों के बीच में रहते हैं। अब हम ऊंट के बारे में बात कर लेते हैं। ऊंट रेगिस्तान का बहुत ही उपयोगी जंतु है। यह सामान को ढोने में और विभिन्न सवारियों को इधर से उधर ले जाने में काम आता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसके पैर गद्दीदार और मोटे होते हैं। जैसे आपको इसके पैर दिखाई दे रहे हैं, इसके पैर बहुत मोटे और गद्दीदार होते हैं, जिसकी सहायता से ये रेतीली भूमि पर
मीलों दूर आसानी से दौड़ सकता है और चल सकता है। ऊंट का ये उभरा हुआ हिस्सा आप देखिए, इसको कूबड़ कहते हैं। कूबड़ में ये भोजन को वसा के रूप में संचित कर लेता है, यानी इकट्ठा कर लेता है, और इस तरह ये कई दिनों तक बिना खाए रह सकता है। बाद में जब इसको भूख लगती है तो इस वसा का ही इस्तेमाल ये अपने भोजन में करता है। इसी तरह ये अपने आमाशय में स्थित थैलियों में पानी को संचित कर लेता है, जिसकी वजह से इसको बहुत कम प्यास लगती है। इस तरह ऊंट बिना खाए पिए कई महीनों तक रह सकता है। अब हम पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में जानेंगे। जो जंतु पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे भेड़, भालू, याक और पहाड़ी बकरी आदि, इन सभी के शरीर में भी कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जो इनको अनुकूलन प्रदान करती हैं। जैसे इन जंतुओं के शरीर की त्वचा मोटी होती है तथा इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत पाई जाती है। इसके अलावा इनकी त्वचा के ऊपर घने और लंबे बाल पाए जाते हैं। जैसे आपको इस याक के बड़े बड़े बाल दिखाई दे रहे हैं, हाँ, भालू और भेड़ के भी बाल बड़े बड़े ही होती हैं। तो इन बड़े बालों की वजह से ये अत्यंत सर्दी से आसानी से बच जाते हैं। अब हम उड़ने वाले जंतुओं के बारे में बात करेंगे। हवा में उड़ने वाले जंतुओं को नभचर कहते हैं, जैसे चील, तोता, कबूतर, बाज आदि। इन पक्षियों की शारीरिक संरचनाएं हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होती हैं। ये किस तरीके से उड़ते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आपने कभी चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखा है? वो कैसे उड़ जाती हैं? क्या आप भी उनकी तरह उड़ सकते हैं? सभी पक्षियों का शरीर धारा रेखित होता है। आपने हवाई जहाज को तो उड़ते हुए देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हवाई जहाज तो आपने उड़ता हुआ देखा होगा। तो जिस तरह हवाई जहाज का आगे का सिरा नुकीला होता है, यानी धारा रेखित होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये आसानी से हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हवाई जहाज पानी को आसानी से चीरते हुए और आसानी से घूम रहा है, उसी तरह हमारे पक्षी भी अपने दो पंखों की सहायता से उड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो इनमें बहुत सारी शारीरिक संरचनाएं जो इनको अनुकूलन प्रदान कर रही हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक जोड़ी पंख का होना, और इसके अलावा इनकी छाती की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, जो इनके पंखों को ऊपर नीचे गति करते समय सहायता प्रदान करती हैं। इसके अलावा इनके फेफड़ों के साथ वायु कोषों की उपस्थिति होती है। जब ये उड़ते हैं तो इनके वायु कोषों में हवा भर जाती है, जिसकी वजह से इनका शरीर और हल्का हो जाता है। इसके अलावा पक्षियों की हड्डियां हल्की तथा खोखली होती हैं, जिसकी सहायता से इन्हें उड़ने में मदद मिलती है। घोंसलों से पक्षियों की पहचान कर लेते हैं। बच्चों, आप सभी अपने अपने घरों में रहते होंगे। जिस तरह आप अपने घरों में रहते हैं, उसी तरह सभी पक्षी भी अपने अपने घरों में रहते हैं। पक्षियों के घरों को घोंसला कहते हैं। घोंसलों का उपयोग ये अंडे देने के लिए और उनकी सुरक्षा करने के लिए भी करते हैं। पक्षी ज़्यादातर पेड़ की शाखाओं, टहनियों आदि पर अपने घोंसले बनाते हैं। घोंसले बनाने में ये रुई, लकड़ी, घास फूस, तिनके, बाल, रेशे आदि का प्रयोग करते हैं। कुछ पक्षी अपना घोंसला गड्ढे, पेड़ की कोटरों, चट्टानों की दरारों आदि या हमारे घरों में भी बनाते हैं। आप यहाँ भी कुछ अलग अलग तरह के घोंसलों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ ये पेड़ के कोटरों में इसने पेड़ की खोखली दरार में अपना घोंसला बना रखा है। यहाँ पर ये जल में रहने वाले जंतु ने जल के ऊपर ही, पानी के ऊपर ही विभिन्न प्रकार के तिनकों का उपयोग करके घोंसला बना रखा है। इसी तरह ये घोंसले विभिन्न पेड़ों पर अलग अलग जंतुओं ने अलग अलग आकार में बना रखे हैं।
तो आपने देखा कि किस तरह से पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। अच्छा, अब हम बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कविता का सस्वर वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। सरल बने जिससे जीवन, कहलाता वही अनुकूलन। भालू की है चर्बी मोटी, चिड़िया की चोंच है छोटी। भालू की चर्बी है मोटी, चिड़िया की चोंच है छोटी। पंख पसार तोता उड़ जाता, ऊंट रेत में दौड़ लगाता। पंख पसार तोता उड़ जाता, ऊंट रेत में दौड़ लगाता। गिल्ट से मछली सांस लेती, बत्तख पैरों से पानी खेती। गिल्ट से मछली सांस लेती, बत्तख पैरों से पानी खेती। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो हमने आज इस पाठ में क्या क्या सीखा, ये हम एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की विभिन्न जंतुओं के वास स्थान में, जहाँ अलग अलग जंतु अपने अपने हिसाब से रहते हैं, उनके घरों को हम वास स्थान कहते हैं। जैसे शेर गुफा में था और हम अपने घरों में रहते हैं, सांप और चूहे बिलों में रहते हैं। तो इस तरह हमने ये भी देखा कि इनके वास स्थान में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। के बाद हमने अनुकूलन का अर्थ जाना। जब कोई जीवधारी अपने वातावरण के हिसाब से अपने आप को समायोजित कर लेता है और इस तरह उसका जीवन और भी आसान बन जाता है, तो ये प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। इसकी हमने उपयोगिता भी जानी कि भोजन की उपलब्धता में इसका प्रयोग किया जाता है, शत्रुओं से रक्षा करने में हम इसका उपयोग करते हैं, प्रजनन में इसका उपयोग होता है और वातावरण में अपने आप को ढालने में भी अनुकूलन का प्रयोग होता है। इसके बाद हमने जल में रहने वाले जंतुओं की चर्चा की। जल में विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं उनको हम जलीय जंतु या एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। इसमें हमने मछली की संरचना के बारे में विस्तार से चर्चा की। मछली में गलफड़े होते हैं जिनकी सहायता से ये सांस लेती है। अगर हम मछली को बाहर निकाल दें तो वो जीवित नहीं रह पाती, क्योंकि वो जल में ही रहने के लिए अनुकूलित है। इसके जो पख तथा पूंछ होती है, उनकी सहायता से ये अपने शरीर को इधर उधर आसानी से मूव कराती है। फिर इसके बाद हमने स्थल में रहने वाले जंतुओं के बारे में चर्चा की तथा शेर व हिरन की शारीरिक संरचना के बारे में भी बात की। शेर के नुकीले पंजे उसको शिकार पकड़ने में मददगार होते हैं। इसी तरह हिरन की भी जो आँखें होती हैं वो उसको दूर दूर तक शिकार को देखने में मदद करती हैं। फिर हमने मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के बारे में चर्चा की और ऊँट की संरचना के बारे में विस्तार से जाना कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके गद्दीदार पैर होते हैं। ये अपने कुबड़ में वसा को संचित कर लेता है और आमाशय की थैलियों में पानी को संचित करके बहुत दिनों तक भूखा प्यासा ही काम करता रहता है। तो इस तरह ये रेगिस्तान का बहुत ही उपयोगी जंतु है। पर्वतों पर रहने वाले जंतुओं के बारे में बात की और उनमें अनुकूलन के बारे में भी कि किस तरह उनकी त्वचा मोटी होती है, वसा की परत पाई जाती है और उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल भी पाए जाते हैं। इसके बाद हमने उड़ने वाले जंतुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उनका धारारेखित शरीर होता है। धारारेखित आकृति को भी हमने नाव और हवाई जहाज के उदाहरण से अच्छी तरह समझा। जो आगे और पीछे से चपटा शरीर या नुकीला शरीर होता है और बीच में चौड़ा शरीर होता है, उसको हम धारारेखित शरीर कहते हैं। फिर हमने विभिन्न प्रकार के पक्षियों के घोंसलों और उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के बारे में भी बात की। अब हम गृह कार्य कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ मैंने शारीरिक संरचनाओं के नाम लिखे हैं, जैसे गद्दीदार पैर, गलफड़े, झिल्लीदार पैर, नुकीले लंबे पंजे, लंबे बाल, पंख और खोखली हड्डी। इसके सामने विभिन्न प्रकार के जंतु हैं। आपको सही जंतु से इन शारीरिक संरचनाओं का मिलान करना है। जैसे गद्दीदार पैर को आप किससे मिलाएंगे? ऊंट से। इसी तरह गलफड़े हम मछली से मिलान करेंगे। झिल्लीदार पैर किस में होते हैं बच्चों? ये आपको पता ही होगा, मेंढक में। नुकीले लंबे पंजे, ये तो बहुत आसान है, शेर। लंबे बाल देखो अलग ही दिख रहे हैं, याक। और
पंख और खोखली हड्डी, अब ये अंतिम बच गया, ये तो ये पक्षी ही है। इसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट कार्य भी करने हैं। पहला प्रोजेक्ट कार्य आपका ये होगा कि आप अपने आसपास के जंतुओं और पक्षियों की एक सूची बनाइए और उनकी शारीरिक संरचनाओं के बारे में भी विस्तार से लिखिए। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट कार्य आपको ये करना है कि अपने आसपास और अपने गांव या अड़ोस पड़ोस के सभी पक्षियों के बारे में लिखिए और उनके घोंसलों के बारे में भी बताइए कि कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग करके उन्होंने अपने घोंसले बनाए हैं। अब हम दूसरा गृह कार्य कर लेते हैं। बच्चों, आपको बोर्ड पर नीचे एक पेड़ और साथ में एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पर जंतु भी दिखाई दे रहे होंगे, जैसे मछली, कछुआ, तितली, तोता, ऑक्टोपस, मगरमच्छ, चील, हाँ बिल्कुल सही, मेंढक, हाँ चिड़िया भी है और बत्तख भी है। अब आपको करना ये है कि जो जंतु हवा में उड़ने वाले हैं उनको आपको इस पेड़ पर बिठाना है, ठीक है, और जो जंतु जल में रहने वाले हैं उनको आपको इस तालाब में पहुंचाना है। जैसे तितली, ये तो उड़ गई, कहाँ गई? ये पेड़ पर चली गई बच्चों। इसी तरह ये चील भी उड़ जाएगी, ये भी पेड़ पर गई, ठीक है। और अभी मैं और आपको बता देता हूँ, ये लाल रंग का जो क्या था, ये ऑक्टोपस, हाँ ये पानी में रहता है, जलीय जंतु है तो पानी में गया। इसी तरह बत्तख भी हमारी कहाँ गई? पानी में गई। इसी तरह हम सभी इन जंतुओं को बार बार अलग अलग, जैसे मछली पानी में जाएगी, कछुआ ये पानी में जाएगा और इसका मन करेगा तो ये उभयचर है तो ये बाहर भी रह लेगा। मगरमच्छ ये भी पानी में जाएगा, तोता ये हवा में उड़ेगा, चिड़िया भी, ये किंगफिशर ये भी हवा में उड़ेगी, और मेंढक जो हैं ये भी तालाब में जाएंगे और जब इनका मन करेगा तो ये भाई साहब बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि ये भी उभयचर हैं। तो इस तरह आप अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश के पाठ 7 जंतुओं में अनुकूलन को मन लगाकर पढ़िए और इसमें सभी अभ्यास कार्य को करिए। तब फिर हम आगे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।